हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और दोस्तों, कम समय के अंदर अगर आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो रोजाना मेरे साथ में चलिए, इन मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर प्रथम पेपर के नाम से। दोस्तों आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 25 प्रश्न है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, नीह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? बताइए दोस्तों, ये कौन सी संधि का भेद है? सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, ये विसर्ग संधि का क्या है? उदाहरण है। विसर्ग संधि का क्या है? उदाहरण है। अगर अपन बात करें तो दोस्तों, नीह प्लस कपट तो क्या बनेगा शब्द? तो दोस्तों निष्कपट बनेगा। क्या बनेगा? निष्कपट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शब्द दे रखा है और सूची सेकंड में समास दे रखा है। देखिए, यहां पर विदेश गमन में कौन सा समास है? विदेश गमन में दोस्तों, विदेश गमन यानी कि विदेश को गमन, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। गिरिधर, बताइए, यानी कि गिरि को धारण करने वाला, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो दोस्तों ये भव्य का उदाहरण है। ठीक है। देश विदेश, तो दोस्तों देश और विदेश में द्वंद्व समास का उदाहरण है ये देश और विदेश। यथाशीघ्र, तो दोस्तों जितना शीघ्र हो, ठीक है, यानी कि इसमें अवयवी भाव समास होगा। यहां पर अपन देखें तो अपना कूट भाषा में उत्तर क्या होगा? तो 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3। ठीक है। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों प्रतिध्वनि के अंदर प्रति प्लस ध्वनि, तो दोस्तों यहाँ पे प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो दोस्तों ये कौन से प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? जैसे कड़वाहट, सजावट, मिठास। ठीक है। तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है दोस्तों, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों सभी को पता होगा पंकज है ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है पंकज। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अमर का विलोम शब्द होगा। बताइए अमर का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमर का विलोम हो जाएगा मृत्यु। ठीक है, यानी कि मृत्य। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मृत्य हो जाएगा अमर का विलोम। नेक्स्ट आगे देखिए, पदम शब्द के अनेकार्थी का सही विकल्प है। यानी कि दोस्तों पदम शब्द के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिए, कमल, कमल, संख्या, श्री राम और एक सर्प। ठीक है, ये कमल सॉरी पदम शब्द के क्या है? अनेकार्थिक शब्द हैं। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग प्रश्न है। जैसे कि 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण के हैं, तो 25 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, 25 प्रश्न इंग्लिश के हैं, 25 प्रश्न मैथ के हैं। ठीक है। और 25 प्रश्न दोस्तों जनरल साइंस के हैं और 25 प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित है। और ऐसे के ऐसे, यानी कि हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। टेस्ट आपको देना है और कौन से पार्ट के अंदर आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? दोस्तों अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थभेद, यहाँ पर मैं आपको बताऊं,
दोस्तों अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइए। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, देखिए सठता, यहाँ पर क्या दे रखा है, सठता, लड़कपन, बपोती, लेकिन यहाँ पे दे रखा है सर्वस्व। ठीक है, सर्वस्व के अंदर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द ये नहीं है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा निम्न में से है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा निम्न में से है तो वो कौन सी है, बताइए दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए निस्संपद शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से क्या होगा, बताइए। निस्संपद शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है निस्संपद, यानी कि नी है प्लस संपद, जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अनावश्यक पद की पुनरुक्ति के कारण उत्पन्न हुई अशुद्धि से संबंधित वाक्य का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्न में से अनावश्यक पद की पुनरुक्ति के कारण उत्पन्न हुई अशुद्धि से संबंधित वाक्य का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है वह भूख से तड़प रहा है, वह भूख से तड़प रहा है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद है। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गो प्लस एषणा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कृतवाच्य नहीं है। निम्न में से कृतवाच्य कौन सा नहीं है, बताइए। दोस्तों देखिए खाना लड़के द्वारा खाया जाता है, खाना लड़के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कर्मवाच्य है दोस्तों, कृतवाच्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है, बताइए। कौन से विकल्प का वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर देखिए हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, तो दोस्तों देखिए हत्यारे को मृत्युदंड मिला। ठीक है, तो सजा का इसमें कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये हो सकता था कि हत्यारे को मृत्युदंड मिला। दूसरा देखिए घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, और केवल और एकमात्र में से एक ही शब्द का प्रयोग होगा, घर में एकमात्र दरवाजा है। ठीक है, बेटी पराए घर का धन होता है, तो दोस्तों बेटी पराए घर का धन होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बेटी पराए घर का धन होती है। ठीक है, और देखिए निराशा की बदली छाई हुई है, तो दोस्तों निराशा की बदली छाई हुई है। ठीक है, तो ये जो वाक्य है ये भी दोस्तों इसमें शुद्ध है, और बेटी पराए घर का धन होती है यहाँ पे होता है लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो किस क्रिया तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों ये उत्तरावस्था के रूप में दिखाई पड़ती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? हवन में जलाने वाली लकड़ी वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है? तो वो है दोस्तों समिधा। क्या नाम बोलते हैं उसको? समिधा बोलते हैं। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो लोकोक्ति है, पांचों उंगलियों घी में, पांचों उंगलियां घी में। ठीक है, ये जो लोकोक्ति है ये दोस्तों यानी कि इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ, चारों तरफ से लाभ। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भीड़ समूह है, सेना भी समूह है, समिति भी समूह है, लेकिन अवस्था है ये समूह नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस भव्य समास का अभिप्राय विष्णु नहीं है? निम्न में से किस भव्य समास का अभिप्राय विष्णु नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए हलधर, हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला जिसको कहते हैं दोस्तों अपन क्या, बलराम। ठीक है, बाकी तीनों हैं वो दोस्तों विष्णु के अभिप्राय हैं। तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है। इस भाव की व्यंजक पंक्ति कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओमोल्यूमेंट्स के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द हो जाएगा परिलब्धियां। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिलब्धियां। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, युद्ध से अशोक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। युद्ध से अशोक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। दोस्तों इसका अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा? इसका अंग्रेजी में रूपांतरण होगा, द बैटल ब्रॉट ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका। ठीक है, ए बैटल ब्रॉट ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका, यानी कि युद्ध से अशोक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, कैरीड डाउन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। कैरीड डाउन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अधोनित। क्या हो जाएगा, अधोनित। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जो पत्र किसी माल के गुण, प्रकार, मूल्य, उपयोगिता, भुगतान की शर्तों आदि की आवश्यक जानकारी हेतु लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं। जो पत्र किसी माल के गुण, प्रकार, मूल्य, उपयोगिता, भुगतान की शर्तों आदि की आवश्यक जानकारी हेतु लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वे कहलाते हैं पूछताछ पत्र। यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये 25 प्रश्न दोस्तों अपन ने हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़े हैं। अब अपन 25 प्रश्न है वो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, कृत्रिम बुद्धि का सहजनक किसे कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धि का सहजनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, इनपुट डिवाइस, यहाँ पे खालिस्तान है। ठीक है, इनपुट डिवाइस में एक छड़ी होती है जो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम सकती है तथा सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। बताइए, सीपीयू यहाँ पर इनपुट डिवाइस में एक छड़ी होती है जो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम सकती है तथा सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जॉयस्टिक। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉयस्टिक। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। बताइए, सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं
पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नोटपैड। नोटपैड है, ये विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैश मेमोरी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैश मेमोरी। आगे देखिए, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल बस। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल बस। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए जो कीबोर्ड कमांड काम में आती है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए जो कीबोर्ड कमांड में आती है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस ई। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी होती है। गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, ये गो टू कमांड की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विशेष प्रकार के समीकरण एवं सिंबल जो कि कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जैसे कॉपीराइट, सिग्मा, ट्रेडमार्क आदि, किसकी सहायता से इंसर्ट किए जाते हैं, बताइए किसकी सहायता से ये इंसर्ट किए जाते हैं। सभी को पता होगा दोस्तों, ये दोस्तों देखिए एक्वेशंस और दोस्तों सिंबल्स, सिंबल, ठीक है, इन दोनों की सहायता से दोस्तों ये इंसर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है इसमें। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में ऑप्शन किसके प्रयोग से पेज पर बहु स्लाइड्स प्रिंट की जाती है। एमएस पावर पॉइंट में ऑप्शन किसके प्रयोग से पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हैंड्स आउट, हैंड्स आउट्स। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेंटर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेंटर। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी शेप या पिक्चर को घुमाने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में किसी भी शेप या पिक्चर को घुमाने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोटेट। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोटेट। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैब कुंजी दबाकर, सेल को क्लिक कर, एरो कुंजी दबाकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एमएस ऑफिस में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एमएस ऑफिस में। आगे देखिए, एक्सेल में जिस सेल में पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है। तो बताइए वह सेल कौन सा सेल कहलाता है।
वह सेल दोस्तों एक्टिव सेल कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक्सेल की किस टैब में व्रैप टेक्स्ट फीचर होता है? एक्सेल की किस टैब में व्रैप टेक्स्ट फीचर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होम। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा होम। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, बहुत सारे बिखरे हुए बिंदुओं की मदद से दो से अधिक डाटा सीरीज की आपस में तुलना करने एवं ऋणात्मक डाटा दिखाने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त है। बहुत सारे बिखरे हुए बिंदुओं की मदद से दो से अधिक डाटा सीरीज की आपस में तुलना करने एवं ऋणात्मक डाटा दिखाने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द में अक्षरों की मूल संख्या ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन है। एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द में अक्षरों की मूल संख्या ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन है। तो दोस्तों वो है लेन। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेन। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेज के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पेजेज के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाटा ट्रांसमिशन तकनीक में कम्युनिकेशन चैनल का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? डाटा ट्रांसमिशन तकनीक में कम्युनिकेशन चैनल का प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो दोस्तों ये तीनों ही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 48 नंबर का प्रश्न है, मोबाइल फोन वायरलेस सेवा की पीढ़ियाँ 2G 3G 4G अब 5G भी है। ठीक है, इनमें प्रयुक्त जी का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों जी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसमें जी का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों जनरेशन। क्या हो जाएगा इसमें? जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या सही है? नहीं, ये जी शब्द है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जी। ठीक है, तो ये 2G जनरेशन ही होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, जनरेशन। नेक्स्ट आगे देखिए, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? तो बताइए, www इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिस्ट्री। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हिस्ट्री। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ पे 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने हिंदी और कंप्यूटर के प्रश्न है वो यहाँ पे पढ़े हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए राजस्थान सरकार द्वारा 7 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार नवगठित जिलों की संख्या है। तो दोस्तों नवगठित जिलों की जो संख्या है वो कितनी है बताइए? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 19। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 19। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 253.99 मैट्रिक टन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 17। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सॉरी
17 राजस्थान, देखिए इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। तो प्रति थाली तो दोस्तों 17 रुपए का अनुदान दिया जाता है, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा, और आम जनता को ये 8 रुपए में ये थाली मिलती है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? बताइए, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? सभी को पता होगा दोस्तों, तेजा दशमी है ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक सामंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, आप सभी को पता है कि किशनगढ़ शैली को ही राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो सावंत सिंह की जो मृत्यु है ये वृंदावन में हुई थी दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है तो दोस्तों ये माना जाता है अलवर के निकट है नीमूचना में घटित कांड को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? बताइए, बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? गौरी देवी का है, हाजन अल्लाह जिलाबाई का है, ठीक है। यहाँ पे बन्नो बेगम का जो संबंध है वो दोस्तों बीकानेर से नहीं है, इनका संबंध जयपुर से है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग है तो दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, ठीक है। और ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है पदावली, ठीक है। कौन सी है? पदावली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंडित रामकरण ओसापा ने, ठीक है, पंडित रामकरण ओसापा ने। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किया जाता था? मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों को नियुक्त किया जाता था तो दोस्तों किसे नियुक्त किया जाता था नौकरशाहों के रूप में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मुत्सद्दी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तिमणिया पहना जाता है दोस्तों, तिमणिया पहना जाता है तो दोस्तों ये गले पर पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों तिमणिया। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओसिया शेरगढ़, ठीक है। ये बालू का स्तूप मुक्त है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ संप्रदाय है दूसरी तरफ प्रमुख पीठ है यानी कि गद्दी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गुदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है दांतड़ा भीलवाड़ा, ठीक है। और नवल संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों जोधपुर में, ठीक है, नवलदास जी की। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों दिल्ली में, ठीक है। और अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है यह है बीकानेर में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कूट भाषा में, ठीक है। आगे देखिए, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का प्रदर्शक माना जाता है? बताइए, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या है? बताइए, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या है? तो दोस्तों मूंगदड़ा है वो क्या है?
तो ये भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसको बोलते हैं मूंगदड़ा। प्राय ये जाटी की लकड़ी होती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश यानी कि रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश यानी कि रॉयल किंग ब्रिटिश वॉयसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चेतावनीरा चुंगटिया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही चेतावनीरा चुंगटिया। आगे देखिए, राजस्थान की जलवायु से संबंधित कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? राजस्थान की जलवायु से संबंधित कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए पर्याप्त वर्षा राजस्थान में नहीं होती, तो ये विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर रही। राजस्थान की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही 2001 से 2011 तक? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 21.3% रही। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही राष्ट्रपति को। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे सीधा सा आरपीएससी के संबंध में पूछा है। ठीक है, आरपीएससी के संबंध में कौन सा कथन है वो इसमें सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है बी नंबर का, ठीक है, ये कथन गलत है। यहाँ पे 65 वर्ष की आयु नहीं, यहाँ पे 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक दोस्तों ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही कथन नहीं दे रखा है। यहाँ पे 65 की जगह 62 आएगा। आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में उत्पत्ति स्थान है। देखिए, साबी नदी का जो उद्गम है वो है दोस्तों सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। ठीक है, बेडच नदी का जो उद्गम है वो है दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। और कोठारी नदी का जो उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से दोस्तों कोठारी नदी का उद्गम होता है। और कांतली नदी का उद्गम दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गलत युग्म को अपने को यहाँ पर चुनना है। देखिए, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ खान है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए चूना पत्थर की खान है ये कनौई में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नेसाइट की जो खान है वो सेंड्रापाली के अंदर है। पन्ना की खान है वो काला गुमान राजसमंद में है। बेंटोनाइट की जो खान है वो दोस्तों राजगढ़ अजमेर दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। बेंटोनाइट की जो प्रमुख खान है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की? तो दोस्तों ये की थी कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? निम्न में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जंतर मंतर वेधशाला। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर वेधशाला। ये 25 प्रश्न यानी कि 51 से लेके 75 तक है, ये अपन ने राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को कहा जाता है?
बताइए। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है दोस्तों प्रज्ञान। क्या कहा गया? प्रज्ञान कहा गया है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रज्ञान। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं 76 से लेके 100 तक। देखिए, कृत्रिम वक्र मशीनों के रुधिर शोधन में प्रयुक्त विधि है। कृत्रिम वक्र मशीनों के रुधिर शोधन में प्रयुक्त विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों अपोहन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपोहन। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपयोच्य नहीं है? बताइए, बताइए कौन सी अभिक्रिया अप अपचयोच्य नहीं है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए BaCl2 प्लस NaSO4 2NaCl प्लस BaSO4। तो दोस्तों ये एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एंटीबॉडी में होती है, एंटीबॉडी में क्या होती है दोस्तों? एंटीबॉडी में दोस्तों दो हल्की पेप्टाइड श्रृंखलाएं और दो भारी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ फसल चक्र है, दूसरी तरफ अवधि है, ठीक है। दोस्तों देखिए कपास मेथी गन्ना धान, कपास मेथी गन्ना धान, तो दोस्तों ये 1 साल दे रखा है, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये द्विवर्षीय फसल होती है कपास, ठीक है। गेहूं भी द्विवर्षीय होती है। तो यहाँ पर पहला कथन है, सॉरी, मेथी गन्ना धान ये द्विवर्षीय होती है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 1 साल दे रखा है, ये 2 साल के अंतर्गत आता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेथी है ये त्रिवर्षीय फसल चक्र में आता है, और धान भी दोस्तों त्रिवर्षीय फसल चक्र में आता है। तो यहाँ पे बाजरा गेहूं 1 साल, बाजरा गेहूं 1 साल, तो ये 7-7 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये 1 साल बिल्कुल सही है। गुआर गेहूं ये भी 1 साल बिल्कुल सही है। गुआर गेहूं बाजरा चना ये 2 साल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो दोस्तों ये एक्वा रेजिया कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों 1:3। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1:3। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोडियम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, औषधीय पौधा गिलोय को लैटिन भाषा में कहा जाता है। औषधीय पौधा गिलोय को लैटिन भाषा में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ठीक है, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ये गिलोय के पौधों को दोस्तों लैटिन भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, रक्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट सुमेलित करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए इसमें लीह होता है, इसमें लीह होता है। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों रक्त के संबंध में, ठीक है। क्या हो रहा है? रक्त के संबंध में। और अपने को दोस्तों यहाँ पे कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है। इसमें लिए होता है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 3, 4, चारों ही क्या है इसमें सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से
कौन जैव भू रासायनिक चक्र में अध्ययन किए जाने वाले तीन पहलुओं में से एक नहीं है? निम्न में से कौन जैव भू रासायनिक चक्र में अध्ययन किए जाने वाले तीन पहलुओं में से एक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैसे नई जातियां उनके स्वयं के जैव भू रासायनिक चक्रों का सर्जन करती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तीन पहलुओं में से एक नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? बताइए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। देखिए, जल में जो अघुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों KE, DA, ठीक है। तो यहाँ पर जिनके नाम अपन बोल सकते हैं दोस्तों, टिकोफेरोल रेटिनोल, ठीक है। इसके अलावा कैल्सीफिरोल भी होता है और नेप्टेक्विनोन भी होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये जल में घुलनशील नहीं है। आगे देखिए, इबोला क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इबोला क्या है? ये एक वायरस है, ठीक है, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है ये इबोला। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? देखिए, भोगवादी प्रवृत्ति, पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग है। कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें फाउल कोलेरा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फाउल कोलेरा। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, वीर्य एकत्रीकरण, वीर्य परीक्षण एवं वह तनुकरण, वीर्य भंडारण एवं वीर्य संचयन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? वो है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। ये सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह है? बताइए, निम्न में से कौन सा पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पॉट। तो यहाँ पर स्पॉट नहीं, पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह। तो दोस्तों पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह है वो है IRS-1A, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर IRS-1A इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रिले क्रॉपिंग का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है वो है दोस्तों, एक ही क्षेत्रफल में एक वर्ष में 4 फसल लें। इस प्रकार लेना कि पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाए, ठीक है। ये होता है रिले क्रॉपिंग। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ ये किसकी किस्म है? ये भी दोस्तों सभी को पता होगा, कड़कनाथ है ये दोस्तों मुर्गे की किस्म है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 6.25 इंटू 10 की घात में दोस्तों 18, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है। इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। तो दोस्तों बताइए कौन सा कहलाता है वो परीक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाता है दोस्तों पासवर्ड। तो यहाँ पर उसको कहते हैं केप्था। क्या बोलते हैं उसे? केप्था बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा केप्था। आगे देखिए, यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का प्रमुख घटक है। CNG का प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो है दोस्तों मेथेन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेथेन।
आगे देखिए आवर्धक लेंस क्या होता है, आवर्धक लेंस है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस ये होता है आवर्धक लेंस। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए www का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो दोस्तों इसका पूर्ण स्वरूप क्या है, तो इसका पूर्ण स्वरूप हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों सही विकल्प अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। तो दोस्तों देखिए त्रिगुणसूत्रता 13 ये होता है दोस्तों पटाउ सिंड्रोम में, ठीक है। त्रिगुणसूत्रता 18 तो ये होता है एडवर्ड सिंड्रोम में, और त्रिगुणसूत्रता 21 ये होता है डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन गणित से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पे देखेंगे 25 प्रश्न। देखिए बी ए से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, अकेले ए है वो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपकी बताऊं, देखिए बी की जो दक्षता है, ठीक है, वो ए से दुगनी है, तो यानी कि 2 × 1 की कार्य क्षमता। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोस्तों अगर ए एक काम कर रहा है तो बी 2 काम कर रहा है, तो इनको प्लस करें तो कितना हो गया, दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल काम में 16 दिन लग रहे हैं, ठीक है, कुल काम में 16 दिन लग रहे हैं। तो 16 × 3 कर लीजिए कितना हो गया, 48, ठीक है। तो ए द्वारा कार्य करने में लगा समय है, ये अकेला अगर उस काम को पूरा करता है तो दोस्तों उसको 48 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रश्न करवाऊंगा मैथ के अंदर, कुछ प्रश्न आपको भी करने हैं यहाँ पे। जैसे कि एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए 60 सेकंड में तय की गई दूरी तो x + 600 और 80 सेकंड में तय की गई दूरी तो दोस्तों x + 600 और 60 सेकंड में दूरी तय की गई दूरी तो ये हो जाएगा x + 300, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 600 बटे 80 बराबर x + 300 बटे 60। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई दोस्तों 600 मीटर हो जाएगी इसमें, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, यदि इनमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आप विषम संख्या की बात कर रहे हैं, तो देखिए 4 विषम संख्याएं होती है। देखिए x + 2 x + 4 x + 6, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका औसत हो रहा है कि 32, ठीक है। 4 है तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब अगली अगर विषम संख्या अपन जोड़ते हैं तो दोस्तों कि कौन सी होगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो 5 7 9 11 क्या इनका टोटल है वो दोस्तों 32 हो रहा है, ठीक है। तो 5 और 7 कितने होते हैं, 12, 12 और 9 कितने होते हैं, 21, 21 और 11 कितने होते हैं, 32। तो ये 4 संख्याओं का औसत है। अगर अपन इसमें अगली संख्या और जोड़ते हैं तो 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और 45 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा, 9। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों ये भी आसानी से सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है, मैथ से संबंधित ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं।
जैसे कि इसमें देखिए, उस दिन दुकान से बिकने वाले गुलाब, लिली और सूरजमुखी के फूलों की संख्या क्रमशः 7, 5 और 10 थी। उस दिन एक गुलाब, एक लिली और एक सूरजमुखी को बेचकर अर्जित लाभ का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गुलाब दे रखा है, कमल दे रखा है, लिली दे रखा है, गेंदा दे रखा है और सूरजमुखी दे रखा है। ठीक है, इसमें कुल विक्रय मूल्य जो डार्क लाइन है, ठीक है, वो तो हो जाएगा कुल विक्रय मूल्य, और जिस जो खाली लाइन है, ठीक है, वो हो जाएगा क्रय मूल्य। तो आप सीधा सा है ये निकाल सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 3% की वार्षिक दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 28,227 है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या है वो दे रखी है 28,227। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 28,227 28,227 इंटू इंटू 100 इंटू 100 बटे 97 इंटू 97। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 30,000। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, खुशबू 3 घंटे में धारा की दिशा में 27 किलोमीटर या धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तक तैर सकती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों धारा की अपने को क्या करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में चाल है, तो दोस्तों 3 घंटे, तो 27 में 3 का भाग दे लीजिए तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब धारा की विपरीत चाल के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर तैर सकती है, और घंटे कितने हैं, 3, तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 15 में 3 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की चाल ज्ञात करनी है तो दोस्तों सीधा सा है, 9 माइनस 5/2 यानी कि 4/2, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, देखिए केरोसिन का मूल्य, दोस्तों सीधा सा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए केरोसिन का मूल्य दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और वो दे रखा है 48 लीटर, 48 रुपये लीटर। ठीक है, 48 रुपये लीटर, और स्प्रिंट का मूल्य 30 रुपये लीटर है। तो केरोसिन और स्प्रिंट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 60 रुपये लीटर बेचने के बाद लाभ 50% हो? दोस्तों 50% लाभ पर मिश्रण का जो क्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा दोस्तों इसमें 60 इंटू 100 बटा 100। देखिए 50% का लाभ होते हैं यानी कि 150, बस कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 40 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो 40 रुपये प्रति लीटर आया है तो इसको तो अपन क्या कर देंगे, बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 48 रुपये है क्या, केरोसिन, तो ये 48 यहाँ पे लिख दिया मैंने केरोसिन, और 30 रुपये है स्प्रिंट। ठीक है, अब यूं कर लीजिए इसको। ठीक है, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें गैप कितने का आ रहा है, तो इसमें 10 का गैप आ रहा है, और इसमें गैप कितने का आ रहा है, तो 8 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10:8 आ गया, तो अगर अपन इसको काटेंगे 2 से तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, तो 5:4 इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए इसमें अपन ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे, आप ये भी देख लीजिए। चलो 1-2 प्रश्न और बता देता हूँ मैथ से संबंधित। एक व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपये है, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। यदि उसकी आय और किए गए खर्च दोनों में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी नई बचत है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसकी नई बचत है वो क्या होगी, सीधा सा है,
दोस्तों 10% की वृद्धि करता है और 80% का खर्च कर देता है, तो सीधा सा हो जाएगा। इसमें अपने पास मासिक आय कितनी है, 25,000। ठीक है, अब देखिए इंटू अपने पास इसका 20% वो बचा रहा है ना, 80% तो खर्च कर देता है, तो 20/100 इंटू अब 10% की वृद्धि वृद्धि कर देता है दोस्तों वो। ठीक है, तो क्या होगा इसमें 110/100। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 5500 रुपये। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित, ये आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 113 नंबर का प्रश्न बताता हूँ। देखिए, एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो हानि का प्रतिशत अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 5 गुना है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 1/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है। देखिए, वर्ष Y2 और Y8 को मिलाकर टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या सभी 8 वर्षों में टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए वाई टू कितना आ रहा है दोस्तों, इसमें 36 आ रहा है। ठीक है, Y2 कितना आ रहा है 36, और Y8 है, तो Y8 दोस्तों देखिए कहाँ पर है, Y8 दोस्तों 12 है। Y8 कितना है 12 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब सभी वर्षों के कुल मैचों की संख्या, तो ये पूरे मैचों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 360 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और 48/360 इंटू 100 कर लीजिए, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, और वो होगा दोस्तों 13.33%। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। 117 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य का 65% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए तीनों मिलकर करें तो एक काम है वो 1+12 +1/18 +1/24 अपन इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों तीनों का अपने को लेस निकालना है, तो कितना आ जाएगा 72। सभी का भाग जा रहा है 72 के अंदर, 12 का भी, 18 का और 24 का भी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 का कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, 18 का कितनी बार गया 4 बार, और 24 का कितनी बार गया तो 3 बार। तो 6 + 4 + 3 कितना हो गया 13, 13/72 आ गया, जिसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों तीनों मिलकर 65% काम करेंगे। तो 72/13 इंटू 65/100 ये कर लीजिए, सीधा सा आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 3.6 दिन। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अपन मैथ में है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं डायग्राम के अनुसार। अब मैं दोस्तों यहाँ 119 नंबर का देखिए, इसमें निम्नलिखित बंटनों का समांतर माध्य होगा। निम्नलिखित बंटनों का समांतर माध्य होगा, तो सीधा सा है दोस्तों, ये एक तो एक्स दे रखा है, एक एफ दे रखा है। अब अपने को एफ एक्स निकालना है, यानी कि 19 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 15 से, 23 को 16 से, 25 को 18 से, 27 को 16 से, 29 को 15 से, और 31 को 13 से। तो ये निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे एफ एक्स। जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, और इसका जो टोटल है वो इसका टोटल कर लीजिएगा, और यहाँ पे एफ है तो एफ का भी आपको यहाँ पर क्या करना है टोटल करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसका आप टोटल करोगे तो वो टोटल आएगा दोस्तों 2650 एफ एक्स का। ठीक है, और एफ का टोटल करोगे तो वो आएगा 106।
तो दोनों में भाग दे दीजिए। 2650 में 106 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी। देखिए 6709 के अंकों का योग है वो अपन करें तो 6 और 7 13, 13 और 9 कितने होते हैं, 13 और 9 होते हैं 22। ठीक है, तो 22 हो गया। अब देखिए 6709 संख्या 9 से विभाजित होने पर 9 से विभाजित होगी दोस्तों ये। ठीक है, और यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो दोस्तों सीधा हो जाएगा 9 से 9 कितना हो जाएगा 27, और 27 में से दोस्तों 22 घटा लीजिए कितना आएगा 5। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, जब प्राथमिक समंकों या आंकड़ों की सहायता से नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों मौलिक सारणी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मौलिक सारणी कहते हैं। ये भी आप देखिए आयु से संबंधित क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन है वो 25 प्रश्न है वो इंग्लिश से संबंधित है, वो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे देखिए व्हेन आई खालिस्तान है, होम मदर, फिर खालिस्तान फूड है। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो सीधा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखिए व्हेन आई रीच्ड होम मदर वाज कुकिंग फूड। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस अपने को यहाँ पर चुनना है। देखिए यू विल हैव टू बाई दिस बुक, यू विल हैव टू बाई दिस बुक। ठीक है, तो इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पेसिव वॉइस बनेगा दोस्तों दिस बुक विल हैव टू बी बोट बाई यू। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। तो यहाँ पे देखिए रमन सेड आई विल नॉट हेल्प यू इफ यू कम लेट। रमन सेड आई विल नॉट हेल्प यू इफ यू कम लेट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है रमन सेड दैट ही वुड नॉट हेल्प मी इफ आई कम लेट। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल का अपने को यहाँ पर यूज करना है, तीन आर्टिकल का यूज करना है। हिमालय इज हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड। ठीक है, तो इन के आगे क्या लगेगा, सभी को पता होगा दोस्तों, इन द वर्ल्ड लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो इसमें भी दोस्तों क्या लगेगा, इसमें भी दोस्तों द का प्रयोग होगा, और हिमालय के आगे भी दोस्तों द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तीनों के अंदर द लगेगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे अपने को प्रीपोजिशन भरना है खालिस्तान के अंदर। देखिए द बुक्स वेयर द बुक केज एंड द गिलास वाज द टेबल। तो यहाँ पे देखिए गिलास है वो कहाँ पर रखा हुआ था, टेबल के ऊपर, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा, ऑन द टेबल। ठीक है, और द बुक्स वेयर इन द बुक्स केज, यानी कि बुक्स है वो बुक्स की जो अलमारी होती है उसके अंदर रखी हुई थी, तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इन और ऑन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, देखिए इन विच द वर्ब डज नॉट एग्री विथ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों द कमेटी वेयर फॉर्म्ड यस्टरडे। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए उपार्जित अवकाश यथास्थिति, उपार्जित अवकाश यथास्थिति। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए अर्नड लीव स्टेटस क्वा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है दोस्तों, क्रूरल। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनकाइंड। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए एंटोनियम अपने को यानी कि विलोम शब्द है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विलन दे रखा है। विलन का मतलब क्या होता है? खलनायक। और इसका अपोजिट क्या होगा? हीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड। तो वन वर्ड अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एन ओवर पावरिंग ड्रीड ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द बाइट ऑफ ए मैड डॉग। दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि पानी को देखकर उत्पन्न होने वाला जो डॉग है, उस सॉरी डर है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं दोस्तों इसको। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए, हिमालय की चोटियाँ बिहार से दिखाई देती है। हिमालय की चोटियाँ बिहार से दिखाई देती है। इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा दोस्तों, द पिक्स ऑफ द हिमालयाज आर विजिबल फ्रॉम बिहार। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन करना है। देखिए, डू यू नाउ हु ब्रोक द टेबल। बताइए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, क्या तुम जानते हो कि मेज किसने तोड़ी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज साइंडाइन। साइंडाइन को, साइंडाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनिश्चित काल तक। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्हाट इज उन्मूलन कॉल्ड इन इंग्लिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एबोलिशमेंट। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एबोलिशमेंट। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सुफिक्स। यहाँ पे देखिए, ही कांट एक्सेप्ट क्रिटिक फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रिटिज्म। क्रिटिज्म आएगा दोस्तों इसमें। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो यहाँ पे अपने को उपसर्ग बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, प्लीज प्लीज डू नॉट बी सो, देखिए रेटनल। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इरेटनल आएगा दोस्तों। इसमें आई आर लगेगा इसमें उपसर्ग। ठीक है, आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इन ए सर्कुलर लैंग्वेज शुड बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, ए लेटर और एडवर्टाइजमेंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है सर्कुलर। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पैसे से संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 144 नंबर का देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट टेक्स्ट विच मीन्स। तो यहाँ पे देखिए, हग एंड स्प्लेंडिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ग्रांड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रांड का मतलब क्या होता है? भव्य या शानदार बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एट्रैक्टिव का अपोजिट क्या होगा? तो एट्रैक्टिव का जो अपोजिट होगा वो होगा दोस्तों रिप्लेजिव। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें टॉयज। तो यहाँ पर इसमें सॉरी फेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेयर्स का मतलब क्या होता है? मेला। ठीक है, फेयर का मतलब क्या होता है? मेला। आगे देखिए, द एकेडमिक खालिस्तान हैज पास्ड द रेगुलेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है काउंसिल।
काउंसिल हैज पास्ड द रेगुलेशन। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही हिज ब्रदर इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो क्या आएगा, तो इसमें आएगा एज वेल एज। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ही नेवर कम्स लेट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल कौन सा है वो अपने को बताना है। होनेस्ट मैन ऑलवेज वर्क्स सिंसियरली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एन। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको जूनियर अकाउंटेंट प्रथम पेपर के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।